हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी में। इस वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के जिस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग टॉपिक में हमने कुछ लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी किया था, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जो इतनी सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वही क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। तो चलिए हम एक सिंपल लैंग्वेज में इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कितने नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो हमारा क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। हमारे अर्थ पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर की गई हैं वो किस रेंज में है? 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी कि 17 से 18 लाख के बीच में। तो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपका क्या हुआ, जो आपके प्लांट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं इस अर्थ के ऊपर, उनके अलग अलग नंबर हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। यानी कि लिविंग वर्ल्ड में जितनी विभिन्नताएं आपकी पाई जाती हैं वो आपका बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी में भी कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जो जीन लेवल पर जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि वैरायटी ऑफ जीन विद इन अ सिंगल स्पीशीज़। एक ही स्पीशीज़ के अंदर अगर हमें बहुत सारे जीन की वैरायटी देखने को मिले तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। बात करें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की तो नंबर एंड अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हमें मिलेंगे उसको हम कहते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। और बात करें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की तो इसका मतलब है वैरायटी ऑफ डिफरेंट हैबिटाट्स एंड इकोसिस्टम्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के हैबिटाट्स और इकोसिस्टम जो होते हैं वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाते हैं। जैसे कि आपके फॉरेस्ट हो गए, वेटलैंड्स हो गए, कोरल रीफ हो गया और ऑर्गेनिजम्स का इनके साथ इंटरेक्शन। तो इनके बारे में तो हम डिटेल में अपने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारे 12th क्लास का चैप्टर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सो सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप्स अमंग देम। सिस्टमैटिक्स जो है एक स्टडी है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि अलग अलग प्राणियों की स्टडी करना, उनकी डाइवर्सिटी, उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसकी स्टडी करना और उनके बीच में आपसी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक ओरिजिन से कैसे अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो गए हैं उसकी स्टडी करना, ये सब आपका कहलाता है सिस्टमैटिक्स। The word systematics is derived from the Latin word systema. Systematics word जो है वो लैटिन के शब्द से आया है। किस शब्द से? systema, which means systematic arrangement of organisms. तो systematics का सिंपल मीनिंग है कि ऑर्गेनिजम्स का एक क्रमबद्ध जो हम अरेंजमेंट करेंगे उसको ही सिस्टमैटिक्स कहा जाएगा। लीनियस used Systema Naturae as the title of his publication. कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने पब्लिकेशन के लिए जो टर्म यूज़ किया, जो टाइटल यूज़ किया वो था आपका सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, हम इसको यहाँ पे वापस से समझते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि जो हम ऑर्गेनिजम्स हमारे की जिन ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में हम उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको स्टडी करते हैं।
कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से निकल के आया है, उनके बीच में आपसी जो उनके ऑर्गन्स क्या मिलते जुलते हैं, उनके बिहेवियर्स क्या मिलते जुलते हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में या इवोल्यूशनरी स्टडी में आती है। सिंपल वर्ड्स में अगर और समझें तो इवोल्यूशनरी स्टडी या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर ओरिजिन से कैसे कैसे अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो गए हैं, यानी कि फैल गए हैं, या फिर कन्वर्ज भी हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आके एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए हैं। तो ये हमारे जो टर्म्स हैं होमोलॉगी और एनालॉगी, इसी की हम स्टडी करते हैं आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में। तो इसको हम समराइज करें तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड एंसेस्ट्री। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो एक एंसेस्ट्री मतलब अपने एंसेस्टर्स को शेयर कर रहे हैं, एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शोइंग हाउ दे हैव डाइवर्ज्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स ओवर टाइम। कैसे कोई ऑर्गेनिज्म कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर गया है, यानी कि चला गया है, फैल गया है, वही क्या कहलाता है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक्स के बाद अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, डिस्कवर करना, उसको क्लासीफाई करना और उसका नामकरण करना, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना, यही आपका कहलाता है। इस साइंस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। द मेन गोल ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट इज टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज। जो मेन गोल होता है टैक्सोनॉमिस्ट का, उनका काम क्या है? स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना। स्पीशीज़ जो है आपका बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ेंगे उसमें सबसे बेसिक यूनिट जो है आपका वो स्पीशीज़ है। तो टैक्सोनॉमिस्ट का मेन काम होता है स्पीशीज़ को ही आइडेंटिफाई करना। अब हम देखते हैं द बेसिक प्रोसेसेस फंडामेंटल टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में कुछ बेसिक प्रोसेस क्या क्या हैं, हम कैसे टैक्सोनॉमी को हम स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा है कैरेक्टराइजेशन। दिस फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पहले टैक्सोनॉमी के इस पहले स्टेप में आपका काम क्या होगा? कैरेक्टराइजेशन में ऑब्जर्व करना और डॉक्यूमेंट करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक फीचर्स को। अब ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेसिफिक ट्रेट्स फीचर्स क्या हो सकते हैं? दीज ट्रेट्स कैन इंक्लूड एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि मॉर्फोलॉजी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, उसके जो बाहरी फीचर्स होंगे उसकी स्टडी करना, उसकी एनाटॉमी की स्टडी करना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स का, उसका बोन, उसका ऑर्गन, ये सब स्ट्रक्चर कैसा है। साइटोलॉजी यानी कि सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, सेल स्ट्रक्चर कैसा है। एम्ब्रियोलॉजी, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस, इसकी स्टडी करना। एम्ब्रियोलॉजी जो है बच्चों, इट स्टडीज़ द प्री नेटल डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अंटिल बर्थ। फर्टिलाइजेशन से लेकर के जन्म होने तक का जो पूरा डेवलपमेंटल फेज़ है, पूरा जो प्रोसेस है, उसकी स्टडी आपकी कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। एंड इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ये आपका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ द डेटा अबाउट एन ऑर्गेनिजम्स नेचुरल सराउंडिंग्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल सराउंडिंग होगा उसका डेटा, एनकम्पासिंग इट्स स्टेट, प्रोसेसेस एंड इंटरेक्शन विद अदर स्पीशीज़ एंड द एनवायरनमेंट। कैसे कोई ऑर्गेनिज्म आपस में और अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, वो आपका इकोलॉजी का हिस्सा होता है। तो ये सारे ट्रेट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसकी स्टडी करना, इसको ऑब्जर्व करना ही आपका क्या कहलाता है? कैरेक्टराइजेशन। तो ये टैक्सोनॉमी का आपका पहला स्टेप है, कैरेक्टराइजेशन। जो सेकंड हमारा स्टेप है, सेकंड प्रोसेस है टैक्सोनॉमी में, वो है आइडेंटिफिकेशन। अभी हमने ऑब्जर्व किया उसके फीचर्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, ये सब, उसके बाद अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड, आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ
determining if the organism is new to science or if it matches an already known organism or group, यानी कि टैक्सॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करने के बाद अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो ऑर्गेनिज्म नया है, नया न्यूली डिस्कवर्ड है, या फिर वो ऑलरेडी किसी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म से मैच करता है। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग इट्स ट्रेट्स विद द एस्टैब्लिश्ड टेक्सोनोमिक कीज और रेफरेंस कलेक्शंस। जो हमारे पास टेक्सोनोमिक कीज़ हैं, यानी कि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, या फिर कोई रेफरेंस हमारे पास कलेक्शंस है, उसके साथ हम जो न्यूली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसके ट्रेट्स को कंपेयर करते हैं, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी हो सके। तो सबसे पहले हमने टैक्सोनॉमी में उसके कैरेक्टर्स को स्टडी किया, उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने उस ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने जो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उसके फीचर्स किसी और ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ मिलते हैं या नहीं, और मिलते हैं तो फिर हम उसी ग्रुप में उसको स्टडी करेंगे। थर्ड आएगा हमारा क्लासिफिकेशन। वंस आइडेंटिफाइड, the organism is organized into a hierarchical structure based on shared characteristics and evolutionary relationships with other organisms। जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज कर देंगे इनटू अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल का मतलब होता है बच्चों एक श्रेणीबद्ध, एक क्रमबद्ध स्ट्रक्चर में, बेस्ड ऑन, और वो क्रमबद्ध जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स। हम उस आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म को उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के साथ रखेंगे जिसके साथ वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि किसी ऐसे ग्रुप में रख देंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स उसका बिल्कुल ही अलग होगा। द मॉडर्न सिस्टम यूजेस अ सीरीज ऑफ रैंक्स इंक्लूडिंग, तो ये जो हायरार्किकल सिस्टम है, टैक्सोनोमिक जो आपका ये कैटेगरी है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, ये हम हायर टू लोअर चल रहे हैं, तो इसमें हम उनको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हमने जो है, हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो जिस ग्रुप के साथ उन आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म के फीचर्स यानी कि उसके ट्रेट्स, उसके गुण मैच कर रहे होंगे, हम उसी उसमें आपके उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के साथ उसको हम प्लेस कर देंगे। अब ग्रुप देने के बाद, ऑर्गेनिज्म को, आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बाद, यानी उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में हमने प्लेस कर दिया, उसके बाद अब हम उसका नामकरण भी करेंगे, उसको एक नाम भी देंगे, ताकि वो ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में वो एक ही नाम से जाना जाए। सो द फाइनल स्टेप इज असाइनिंग अ यूनिक एंड universally recognized scientific name to the organism following specific international rules and conventions such as the binomial nomenclature system। तो अब हमारा फाइनल स्टेप होगा कि हम उस ऑर्गेनिज्म को, उस आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम एक साइंटिफिक नेम दें जो कि यूनिक हो और यूनिवर्सली यानी पूरे यूनिवर्स में उसको एक ही नाम से जाना जाए। और हम कुछ रूल्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए ये नाम देंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी नाम उठा के हमने दे दिया, एक पर्टिकुलर रूल्स को हम फॉलो करेंगे, और जिस रूल को हम फॉलो करेंगे वो सिस्टम हमारा कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। कैरोलस लिनियस ने दिया था। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो होमोसेपियंस, ह्यूमंस के लिए वर्ड यूज साइंटिफिक नेम है। होमोसेपियंस में होमो जो है आपका वो जीनस है और सेपियंस आपका स्पीशीज़ है। जीनस का पहला शब्द, पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल होता है, और जब हमने इसको लिखा है हैंड रिटन तो ये आपका सेपरेटली अंडरलाइंड होंगे, और अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में होते तो ये आपके इटैलिक्स फॉन्ट में लिखे जाते और इनको अंडरलाइन करने की तब ज़रूरत नहीं पड़ती। सो नोमेनक्लेचर इंश्योर्स अ स्टैंडर्डाइज्ड नेम अक्रॉस द ग्लोब। हमने जो साइंटिफिक नेम दिया है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, इसने ये इंश्योर किया, ये सुनिश्चित किया कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम ऑल ओवर द ग्लोब यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही रहने वाला है। अगर नाम हर कंट्री में, हर कंट्री के हर रीजन में अलग अलग रहेगा तो इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा।
तो इसीलिए नोमेनक्लेचर जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, साइंटिफिक नेम्स। अभी हमने साइंटिफिक नेम्स की बात की, ऊपर हमने देखा कि हमने ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम देखा होमो सेपियंस। तो साइंटिफिक नेम्स क्या हैं? दीज आर द नेम्स गिवन टू द ऑर्गेनिजम्स बाय बायोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना किसके द्वारा? बायोलॉजिस्ट के द्वारा, और वो नाम जो है आपका यूनिवर्सली यानी कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, और वो जो नाम हम देंगे वो एक पर्टिकुलर रूल्स को, पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हुए ही देंगे। These scientific names ensure that each organism has only one name. साइंटिफिक नेम ये सुनिश्चित करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा। डिस्क्रिप्शन, देखिए नाम, एक नाम जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर वो ग्लोब के ईस्ट में या ग्लोब के वेस्ट में नाम लिया जाए तो वो सेम हो, उसको पहचाना जा सके। बाकी आप अगर रीजन वाइज जाते हैं तो लोग अपने कोई भी लोकल नाम रख सकते हैं और लोकल नाम से बुलाते भी हैं, लेकिन इससे जो है वो एक साइंटिस्ट वगैरह को डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो उसकी स्टडी करने में। तो इसीलिए ऑल ओवर द ग्लोब एक कॉमन नाम देने के लिए हमने ये मेथड स्टार्ट किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन अगर हमें देना है और हम उसका नाम बता रहे हैं वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, तो हम सेम नेम के साथ ही बताएंगे। टू अकम्प्लिश दिस सर्टेन इंटरनेशनल कोड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, और इसको फुलफ़िल करने के लिए, साइंटिफिक नेम को देने के लिए कुछ इंटरनेशनल कोड्स जो हैं वर्ल्ड में वो बनाए गए हैं। ये कोड्स क्या हैं? ये कोड्स हैं आपके ICBN एंड ICZN। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। बोटैनिकल आ गया तो प्लांट्स के लिए है, जूलॉजिकल आ गया तो एनिमल्स के लिए है। ICBN का पर्पस क्या होता है? ICBN प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम फॉर नेमिंग प्लांट्स टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन, मेकिंग द स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ईजियर ग्लोबली। तो ICBN का काम है, इसका मेन काम है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम प्लांट्स के लिए प्रोवाइड करता है ताकि उनका नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन नाम हो, जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सेम केस आपका ICZN के केस में भी है कि ICZN भी जो है एक स्टेबल और कंसिस्टेंट सिस्टम है, प्रोवाइड करता है फॉर साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि ऑल ओवर द ग्लोब किसी भी एनिमल का नाम, साइंटिफिक नेम सेम रहता है। अब हम चलते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की तरफ। इट वॉज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ये सिस्टम दिया था। सो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हैज़ टू कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज जेनरिक नेम, जिसको हम जीनस कहते हैं। नंबर 2 इज स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम स्पीशीज कहते हैं। जेनरिक नेम, किसी भी साइंटिफिक नेम में जेनरिक नेम यानी कि जीनस जो है वो पहला शब्द होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, और आपका स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेकंड वर्ड होता है। जो जीनस है इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, जीनस का पहला शब्द कैपिटल होगा और आपके स्पीशीज का पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो मैंगीफेरा, इंडिका। मैंगीफेरा का फर्स्ट, मैंगीफेरा जो है जीनस है, इंडिका आपका स्पीशीज़ है। तो मैंगीफेरा का पहला लेटर M कैपिटल है और इंडिका का पहला लेटर I स्मॉल है। तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर याद रखिएगा, इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जीनस और एक स्पीशीज़। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो यूनिवर्सल रूल्स हैं क्या है? लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। जो वर्ड हम, जो साइंटिफिक नेम हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से डिराइव होता है? लैटिन वर्ड से। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जो सालों से एक ही जैसी चली आ रही है, तो वहाँ से डिराइव किया जाता है आपका साइंटिफिक नेम। प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इटैलिक्स फॉर्म में प्रिंट, जब प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो इटैलिक्स में होता है, जो उसके लैटिन ओरिजिन को दर्शाता है। इटैलिक्स एक फॉन्ट है।
सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। लिखते समय हम जीनस और स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एन अब्रीविएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम्स। अगर किसी ऑथर का नाम हमें मेंशन करना है जिसने सबसे पहले वो बायोलॉजिकल नेम दिया है, तो उसको हम एब्रीविएटेड यानी कि संक्षिप्त फॉर्म में हम लिखते हैं। कब? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, यानी कि स्पीशीज़ के नाम के बाद हम लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है मैंगीफेरा इंडिका। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंगीफेरा यहाँ पे आपका जीनस है, इंडिका आपका स्पीशीज़ है, और लिन है आपका, लिन स्टैंड फॉर लीनियस, कैरोलस लीनियस का लिन है। तो मैंगीफेरा इंडिका को तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, लेकिन लिन को हम अंडरलाइन नहीं करते हैं लिखते समय। तो ये हमने कुछ यूनिवर्सल रूल्स देखे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के क्या क्या फ़ायदे हैं। द बायोलॉजिकल नेम आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बायनॉमियल क्लेचर की बदौलत जो बायोलॉजिकल नेम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेम रहते हैं, जिससे कोई डिस्क्रिपेंसी अराइज नहीं होती है, यानी कि कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता है। दे आर डेफिनेट एंड एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, ये फिक्स हैं और ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्टेड हैं। ऑल न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी नेम्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड ईजीली। और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की मदद से जो भी न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम प्रॉपरली नेम, उनका क्लासिफिकेशन, उनका डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनोमी के हमने 4 प्रोसेसेस देखे, उसके बाद हमने साइंटिफिक नेम्स देखे, फिर हमने लास्ट में बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को स्टडी किया। तो ये जो था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का शॉर्ट एंड सिंपल ओवरव्यू। अब हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आप सभी को आज का वीडियो समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।